आप कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए ज़रा। कमल कांत? हाँ, आदित्य। अच्छा, ठीक है। तो नेचुरल जॉइन में हम क्या करते हैं कि इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो कॉमन कॉलम्स हैं उनकी जो वैल्यू मैच कर रही हैं आपस में, उन्हीं रिकॉर्ड्स को पिक करते हैं, बाकी को ड्रॉप कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट मी अगेन टेल यू कि कैसे नेचुरल जॉइन होगा। सो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो देखते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है इस टेबल का, सो सपोज आर ये टेबल है और ये एस है, और आप देख रहे हैं इसमें बी दोनों टेबल्स में कॉमन है एंड डी भी दोनों जगह कॉमन है। सो बी एंड डी आर द टू कॉलम्स दैट आर कॉमन बिटवीन दीज टू टेबल्स। ओके, तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, पहली टेबल दैट मीन्स यहाँ पर आर है उसके हर एक रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन दूसरी टेबल जो कि यहाँ पर एस है के रिकॉर्ड्स के साथ बनता है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पहली टेबल में 5 कॉलम है, दूसरी टेबल में भी 5 कॉलम है, तो 5 × 5 25 टपल्स जो है आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनते हैं। ओके, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिना किसी इंटेलिजेंस के जो है ना रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। नेचुरल जॉइन क्या करता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करता है और ये केवल और केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को कंबाइन करता है जो वैलिड हो। और वैलिडिटी कैसे तय होती है, जो कॉमन कॉलम है उनकी वैल्यू मैच करना चाहिए। तो दैट मीन्स जब आप नेचुरल जॉइन करेंगे तो बी की वैल्यू मैच करना चाहिए दोनों जगह, और डी की भी वैल्यू मैच करना चाहिए जहाँ पे ये दोनों कंडीशन ट्रू हो। दैट मीन्स आर आर कॉलम में जो बी की वैल्यू है, सॉरी आर टेबल में जो बी की वैल्यू है, और एस में जो बी की वैल्यू है, दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स के लिए ये मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगी तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। सो यू नीड टू सी, जब भी आप दो रिकॉर्ड्स को जोड़ेंगे तो चूज करने से पहले आपको देखना है कि जो रिकॉर्ड को हम कंबाइन करने के बाद जो रिकॉर्ड बना रहे हैं उसमें बी की वैल्यू दोनों मैच कर रही हो दोनों जगह, और डी की वैल्यू मैच करें। सो लेट्स सी, पहला रिकॉर्ड अगर आप देखें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा ए है आर में, और यहाँ पर है 1 a अल्फ़ा। तो जब आप इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड करने के बाद इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है या नहीं करना है ये कैसे डिसाइड करेंगे, आप कंडीशन चेक कर लीजिए कि बी की वैल्यू मैच होना चाहिए। देखिए आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी बी की वैल्यू 1 है और यहाँ भी बी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू मैच हो गई है। अब एक चीज़ और चेक करना है साथ में कि डी की भी वैल्यू मैच करना चाहिए। तो यहाँ डी की वैल्यू ए है और यहाँ डी की वैल्यू भी ए है। दैट मीन्स दिस रिकॉर्ड, जो ये जो रिकॉर्ड है इन दोनों रिकॉर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके नेचुरल जॉइन की जो सिलेक्शन कंडीशन है उसे फुलफिल कर रहा है, तो ये रिकॉर्ड आउटपुट में आ जाएगा। सो यू कैन सी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा ए अल्फ़ा। नाउ लेट्स सी कि पहला रिकॉर्ड जो है इस टेबल का और इस टेबल के दूसरे रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन जो बना है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर बी की वैल्यू 1 है और यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है, तो एक कंडीशन फॉल्स हो गई। आपको मालूम है दोनों कंडीशन के बीच में एंडिंग करते हैं हम इसमें, तो दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो गई। सो ये कॉम्बिनेशन एक वैलिड रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सो इसलिए नेचुरल जॉइन इसे ड्रॉप कर देगा। देन लेट्स सी दिस वन, यहाँ भी देखेंगे बी की वैल्यू मैच कर जा रही है, ओके बी की वैल्यू मैच हो रही है एंड डी की वैल्यू मैच हो रही है, तो ये रिकॉर्ड्स दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा ए देन 1 ए गामा। सो यू कैन सी दिस कॉलम इज देयर। ओके, देन इस रिकॉर्ड का और तीसरे रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन देखेंगे, नहीं चौथे रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन देखिए। सो चौथे रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन जब बनेगा चौथे रिकॉर्ड के साथ इसमें पहले रिकॉर्ड का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बी की वैल्यू मैच ही नहीं हो रही है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्बिनेशन आंसर में नहीं आएगा। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट, देन पहला रिकॉर्ड और यहाँ का पांचवा रिकॉर्ड ये जब कंबाइंड होंगे तो आप देखेंगे ये जो कंबाइंड रिकॉर्ड बन रहा है ये वैलिड रिकॉर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू 1 है और इसमें बी की वैल्यू 3 है, सो आप इसे ड्रॉप कर देंगे। ओके, सो दिस वे नाउ यही प्रोसेस सेकंड रिकॉर्ड के इन सब रिकॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन के साथ की जाएगी एंड अल्टीमेटली जब आपके सारे रिकॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन चेक हो जाएंगे और केवल वैलिड वैलिड रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे, योर नेचुरल जॉइन विल स्टॉप। ठीक है, नाउ नेचुरल जॉइन में एक चीज़ और है कि जो कॉमन कॉलम्स हैं वो दो बार नहीं आएंगे अब, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते थे, तो बी एक ही बार आएगा, चाहे आप ये वाला बी चूज कर लीजिए चाहे ये बी चूज कर लीजिए। सो लेट्स से ये वाला बी सेलेक्टेड है, देन सिमिलरली डी भी एक ही टाइम आएगा, दो बार नहीं आएगा। दिस इज योर नेचुरल जॉइन। ओके, नाउ नेचुरल जॉइन
उसके बाद एक और जनरलाइज्ड वे है नेचुरल जॉइन का, जैसे हम थीटा जॉइन बोलते हैं। तो नेचुरल जॉइन जब हम करते हैं तो हमारे पास सिलेक्शन की कंडीशन क्या होती है कि कॉमन जो कॉलम्स हैं उनकी वैल्यू इक्वेट होना चाहिए। दैट इज जस्ट ए प्रपोजिशन। लेट्स कम हियर, ये यू कैन सी दिस कंडीशन। नेचुरल जॉइन में हम क्या कर रहे हैं, जो प्रपोजिशन लगा रहे हैं हम सिलेक्शन में, वो है कि कॉमन कॉलम्स दोनों टेबल्स के हैं उनको हम इक्वेट कर रहे हैं, और मल्टीपल कॉलम्स हैं तो उनके बीच में एंड लगा दे रहे हैं। दिस इज द सिलेक्शन प्रेडिकेट इन नेचुरल जॉइन। ओके, नाउ क्वेश्चन आज क्या होता है कि हम इसकी जगह पर कोई दूसरा प्रेडिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? क्या हम ये बोल सकते हैं कि आर डॉट बी इज लेस देन एच डॉट बी एंड आर डॉट डी इज लेस देन एच डॉट डी, या आर डॉट बी greater than h dot b and r dot d greater than h dot d, like that? That means I want to say that कि ये एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन है, क्या हम इसकी जगह पर कोई और प्रपोजिशन लगा सकते हैं क्या नेचुरल जॉइन में? सो आंसर इज यस। सो अगर आप एक जॉइन डिफाइन करते हैं जिसमें आप आर्बिट्रेरी p डिफाइन करने की परमिशन देते हैं, you can choose and add your own predicate, then such type of predicate is denoted by theta, and इस टाइप का join जिसमें हम predicate arbitrary अपनी choice का या different than this one use कर सकते हैं, that is called theta join. ओके, सो आप कह सकते हैं कि थीटा जॉइन इज एक्चुअली ए जनरलाइजेशन ऑफ नेचुरल जॉइन, एंड नेचुरल जॉइन इज द स्पेशल केस ऑफ थीटा जॉइन। स्पेशल केस कैसे? हमने एक खास प्रेडिकेट रखने के बाद हम थीटा जॉइन को बोलने लग जाता है कि इट इज नाउ नेचुरल जॉइन। ओके, सो हालांकि थीटा जॉइन का बहुत एप्लीकेशन नहीं है, वी जनरली प्रेफर नेचुरल जॉइन। सो थीटा जॉइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आर थीटा जॉइन एस इक्वल टू सिग्मा थीटा आर क्रॉस एस। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ जॉइन इज नाउन एज थीटा जॉइन। नाउ वी आर गोइंग टू सी वन मोर ऑपरेटर, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सो जैसा कि मैंने बताया था कि देर आर सम मोर ऑपरेशंस दैट आर नॉन फंडामेंटल ऑपरेशंस, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज वन ऑफ देम। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि it can allow you to transfer the result of a query into a temporary relation. Okay, relation variable you can say। जैसे आप कई बार प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, कुछ जो कैलकुलेशंस करते हैं उसको एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल में, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो इन द सिमिलर वे आप रिलेशनल अलजेब्रा में भी एक क्वेरी के आंसर को एक रिलेशन वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड दैट रिलेशन वेरिएबल इज ए टेम्परेरी रिलेशन वेरिएबल। सो टेम्परेरी से मेरा मतलब है कि वो रिलेशन एक्चुअली आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हम यूनिवर्सिटी डेटाबेस की बात करें तो उसमें ऑलरेडी परमानेंट रिलेशंस हैं, इंस्ट्रक्टर है, डिपार्टमेंट है, टीचर्स है, कोर्स है, एंड सो ऑन। तो ऑल दीज आर द परमानेंट रिलेशंस। लेकिन जब आप क्वेरीज कर रहे हैं देन समटाइम्स आप कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं और उन वेरिएबल्स में एक रिलेशन या एक एक्सप्रेशन के रिजल्ट्स को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक रिलेशन को असाइन भी कर सकते हैं या किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को असाइन कर सकते हैं। सो इस दैट ऑपरेटर इज नाउन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ये आपके प्रोग्रामिंग में जो आप इस्तेमाल करते थे ऑपरेटर असाइनमेंट के टेम्परेरी वेरिएबल्स के लिए, दैट इज सिमिलर टू द असाइनमेंट ऑपरेटर दैट यू यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसे हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो ये जो ऑपरेशन है ये आपके टास्क को थोड़ा सा कन्वीनियंट बना देता है। समटाइम्स जब आप लॉन्ग क्वेरीज लिखते हैं तो आप उस क्वेरी को शॉर्ट क्वेरी में ब्रेक कर सकते हैं। वी विल सी वन एग्जाम्पल ऑफ दिस रिलेशन, और लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। सो सपोज दैट आप क्या कर सकते हैं कि लेट्स से यू वांट टू फाइंड आउट और यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेरी, फाइंड instructor name and budget of their departments, ठीक है, with the department name as well। सॉरी,
सो सपोज दैट आपको एक क्वेरी दी गई है जिसमें आपको इंस्ट्रक्टर के नाम निकालने हैं और उनके डिपार्टमेंट का बजट निकालना है और डिपार्टमेंट नेम भी ओबियसली आपको शो करना है। तो नाउ इस क्वेरी को आप कैसे लिख सकते हैं? आपने वी आई थिंक वी हैव डन दिस क्वेरी, सो लेट मी राइट। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, या एक नेचुरल जॉइन के बाद बिना नेचुरल जॉइन के मैं एक्चुअली इसको कर रहा हूँ, है कार्टेशियन प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, है ना। फिर हमने क्या किया, एक सिलेक्शन किया और यहाँ लिखा इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम। है ना। एंड देन what I need to choose नेम, देन कोई भी एक डिपार्टमेंट नेम, चाहे इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम चुन लीजिए या डिपार्टमेंट डॉट, सो लेट मी चूज इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम। मैं नीचे लिख रहा हूँ, अदरवाइज एक साथ सीरियली लिखना होता है इनको, और देन डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए हमको। ओके, सो this query looks very lengthy, so what can I do? I can use assignment operator to simplify or to write this query in a different way. कैसे? Let's say what can I do, instructor cross department और सिग्मा, और यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, सॉरी ये नहीं है, DEPART डिपार्टमेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नेम डॉट, सॉरी DEPAT अंडरस्कोर नेम। ये क्वेरी है और इसको मैंने क्या किया, इस पर प्रोजेक्शन ना लगाते हुए सीधा एक टेम्परेरी रिलेशन लिया, लेट्स से आर इज सम टेम्परेरी रिलेशन, और मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, सो नाउ आपके आर में क्या है, एक तरीके से ये एक नेचुरल जॉइन है इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट का, ये आर में स्टोर्ड है। अब आप इस आर पर ये वाला प्रोजेक्शन कर सकते हैं। सो स्टेप 1 और स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, आर और उस पर लगा दीजिए प्रोजेक्शन नेम कॉमा इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम कॉमा डिपार्टमेंट, अच्छा इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट में तो था यहाँ बजट, सॉरी यहाँ मैंने गलती कर दी है, यहाँ बजट चूज करना था हमको, ठीक है, मैंने 2 बार एक ही कॉलम लिख दिया, कॉमा बजट। सो नाउ यू कैन सी दैट आई कैन राइट दिस द सेम क्वेरी इन 2 स्टेप्स यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि आप किसी क्वेरी के या टेम्परेरी रिजल्ट्स हैं एक वेरिएबल में, रिलेशन वेरिएबल में होल्ड करके रख सकते हैं और उसे फर्दर आगे क्वेरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी नहीं थी, बट आगे हम जब एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे, जैसे हमें मान लीजिए लार्जेस्ट सैलरी निकालना हो, जब रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे, रीनेम ऑपरेशन का, तब दिस ऑपरेशन विल बी प्रूव्ड मोर बेनिफिशियल, देन वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये क्या करता है, आपके जो टेम्परेरी रिजल्ट है आप उसे एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं और फिर इस वेरिएबल को आप फर्दर क्वेरीज में यूज कर सकते हैं। सो आपका जो क्वेरी राइटिंग की जो प्रोसेस है थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाती है एंड ईजी हो जाती है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है आप उससे बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। सो असाइनमेंट ऑपरेटर आपको उसमें हेल्प करता है। ओके, हालांकि असाइनमेंट ऑपरेटर याद रखना है ये फंडामेंटल ऑपरेटर नहीं है, तो ये रिलेशनल अलजेब्रा के पावर में कोई भी एक्सप्रेसिव पावर में कोई भी इन्हांसमेंट नहीं करता है। यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट। ओके, नाउ देयर इज वन मोर, देयर आर सम मोर वेरिएंट ऑफ जॉइन ऑपरेशन। सो दो जॉइन, लेट्स सी दो जॉइंस। पहला है आपका आउटर जॉइन। ओके,
सो आउटर जॉइन एक्चुअली ऑपरेशन क्यों आया कि आपने देखा होगा जब हम नेचुरल जॉइन करते हैं, लेट्स सी, अगर आपने नेचुरल जॉइन यहाँ पर किया तो नेचुरल जॉइन में क्या होता है कि ये जो आउटपुट आया इसमें आप देखेंगे देर आर सम रिकॉर्ड्स दैट हैव बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम हियर, दैट मीन्स आर टेबल से कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो यहाँ नहीं आए, सिमिलरली एस टेबल से भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो यहाँ पर नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? क्योंकि उसमें करस्पॉन्डिंग जो बी और डी वैल्यू वो मैच नहीं कर रही थी। सो देर आर सर्टेन रिकॉर्ड्स दैट आर नॉट appearing in the answer now from R as well as from S. Okay, so sometimes we may need to get the result of either those records from R or S or from both of them. Let me repeat it again. Sometimes what happens, जैसे मैंने कहा कि जब आप नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ रिकॉर्ड्स जो है ना उनके लिए जो आपकी नेचुरल जॉइन की जो सिलेक्शन कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, तो इस वजह से कुछ आर के रिकॉर्ड जो है ना आपके आंसर में अपीयर नहीं होते हैं, मतलब नेचुरल जॉइन में अपीयर नहीं होंगे। सिमिलरली एस से भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो आपके नेचुरल जॉइन में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो दिस रिकॉर्ड गामा 4 बीटा बी, ये आपके यहाँ ड्रॉप हो गया है, इसमें नहीं है थर्ड रिकॉर्ड, ठीक है। सिमिलरली बीटा 2 गामा ए, ये भी इसमें कहीं नहीं, बीटा 2 गामा ए, ये दो रिकॉर्ड्स हैं सेकंड एंड थर्ड, ये इस आउटपुट में अपीयर नहीं हो रहे हैं कहीं भी। सो दैट मीन्स वी आर लूजिंग सम रिकॉर्ड्स फ्रॉम रिलेशन आर, या ये कहिए लेफ्ट साइड के रिलेशन से हमें कुछ रिकॉर्ड लूज करना पड़ रहे हैं जो कि आंसर में आपके नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इनके लिए यहाँ पर कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं मिला, सो दैट्स वाई ये दोनों रिकॉर्ड यहाँ आंसर में अपीयर नहीं हुए। सिमिलरली इफ़ यू सी देर आर सम मोर रिकॉर्ड्स हियर ऑल्सो जो एस में हैं जो कि आंसर में अपीयर नहीं हुए हैं। कैन एनीवन लोकेट फॉर मी एनी सच रिकॉर्ड? आप में से कोई ऐसा बताएगा, कोई भी बताएगा? 3a बीटा, हाँ, सो 3a बीटा अपीयर नहीं हुआ है, और भी है 2b और डेल्टा, दिस इज ऑल्सो नॉट, आई थिंक दिस रिकॉर्ड इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, नहीं 2, अच्छा ये है, ये वाला रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 3b एप्सिलॉन है ना। सो दिस रिकॉर्ड एंड दिस रिकॉर्ड, सो 2 रिकॉर्ड्स आर देयर जो कि आपके नेचुरल जॉइन का जो आंसर आ रहा है उसमें अपीयर नहीं हो रहे हैं। ओके, सो यू कैन कॉल इट लिमिटेशन ऑफ नेचुरल जॉइन, है ना। हालांकि ये लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड्स लॉस्ट हो रहे हैं इनको ये ड्रॉप मैनी केसेस में हमें कोई इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इन सम एप्लीकेशन और इन सम क्वेरी वी मे नीड दैट कि जो आउटपुट आ रहा है नेचुरल जॉइन का उसमें या तो आर के रिकॉर्ड हों अवेलेबल हों, या एस के रिकॉर्ड अवेलेबल हों, या दोनों के जो जिनका मैच नहीं मिला है वो रिकॉर्ड भी अवेलेबल हों। तो अगर आपको किसी क्वेरी में ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, या एक ऐसी क्वेरी आती है जिसमें आपको ज़रूरत है कि आर के रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाए आंसर में भी, नेचुरल जॉइन में भी, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? आउटर जॉइन पर जा सकते हैं, आउटर जॉइन ऑपरेशन कर सकते हैं। तो एक्चुअली 3 तरीके के आउटर जॉइन हैं आपके। एक आउटर जॉइन क्या करता है? आर के रिकॉर्ड प्रिजर्व करता है केवल, दैट मीन्स लेफ्ट साइड के रिलेशन के रिकॉर्ड प्रिजर्व करेगा, राइट के छोड़ देता है। दूसरा एक और वेरिएंट है आउटर जॉइन का जो राइट साइड के रिलेशन के रिकॉर्ड तो आपको आंसर में देगा, लेकिन लेफ्ट साइड के रिकॉर्ड्स को वो आंसर में चूज नहीं करता है। देयर इज वन मोर वेरिएंट जो कि दोनों साइड के जो रिकॉर्ड्स हैं जिनका मैच नहीं मिला उनको भी आंसर में इंक्लूड कर लेता है। सो लेट्स सी कौन कौन से हैं वो, उनको क्या बोलते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटर जॉइन, हम लोग वहीं पे डिस्कस कर चुके हैं हालांकि। सो लेट्स से इंस्ट्रक्टर रिलेशन है, इंस्ट्रक्टर 1 एंड टीचर 1 रिलेशन। सो अगर आप इन दोनों का नेचुरल जॉइन करेंगे तो आप देखेंगे ID 101, ID यहाँ पे दोनों जगह पे कॉमन है ना, ID कॉलम। तो अगर आप नेचुरल जॉइन करेंगे तो 101 का मैच मिल जाएगा। तो जो नेचुरल जॉइन में एक रिकॉर्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा 10101 श्रीनिवासन कंप्यूटर साइंस एंड CS 101, एक रिकॉर्ड है ना। सिमिलरली फॉर दिस ID यू ऑल्सो हैव ए मैच हियर, है ना।
सो यू विल गेट वन मोर रिकॉर्ड 12121 वो फाइनेंस एंड FIN 201, दो रिकॉर्ड्स ये आपको मिलने वाले हैं. बट यू सी दैट ये जो आईडी है 151151 यहाँ नहीं अवेलेबल है. सो दैट मीन्स ये आईडी से जो रिकॉर्ड है, ये वाला रिकॉर्ड जो है ना आपके नेचुरल जॉइन में अपीयर नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है. सो इंस्ट्रक्टर वन रिलेशन से यू आर गोइंग टू लूज दिस रिकॉर्ड. Similarly from teachers relation you are also going to lose this record because there is no matching value in this instructor table. आप में से किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करिए. ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट this one record and this one record, ये दोनों रिकॉर्ड्स आपके नेचुरल जॉइन में लॉस्ट हो जाएंगे. एंड यू सी दिस इज द नेचुरल जॉइन. सो नाउ अगर हम चाहते हैं कि हमें जो नेचुरल जॉइन मिले उसमें इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल रहें, चाहे मैच दूसरी टेबल में मिले या ना मिले. दैट मीन्स आई वांट टू प्रिजर्व ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द लेफ्ट साइड रिलेशन इन द आंसर. ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज लेफ्ट आउटर जॉइन. सो लेफ्ट आउटर जॉइन के लिए ये डंबल शेप में हम इसमें लेफ्ट साइड पर ये दो लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं. सो दिस इज द नोटेशन फॉर लेफ्ट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन. एंड लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करता है, लेफ्ट साइड के रिलेशन में जो रिकॉर्ड्स हैं जिनका मैच नहीं मिला है राइट साइड में, उनको भी प्रिजर्व करता है. और कैसे प्रिजर्व करता है, व्हाट इट डज, जैसे आप देखेंगे ये रिकॉर्ड जो है ना, इसमें मैचिंग के लिए क्या नहीं मिल रहा था, आईडी नहीं मिल रही थी यहाँ कोई, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग. अब या ये कहिए ये जो रिकॉर्ड था, ये ये रिकॉर्ड लेफ्ट साइड में म्यूजिक, इसके करस्पॉन्डिंग कोर्स आईडी नहीं मिल रही है कोई भी, क्योंकि यहाँ पर इस रिलेशन में क्या कोर्स आईडी तो बचा है, आईडी तो ये है ही है. तो आईडी तो एक बार आना ही आना है. तो आईडी अवेलेबल है, नेम अवेलेबल है, डिपार्टमेंट नेम अवेलेबल है. जो नेचुरल जॉइन का आंसर आता है उसमें कोर्स आईडी भी आती है, लेकिन इस रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग कोर्स आईडी की कोई भी वैल्यू नहीं है. तो हम ये जो ऑपरेशन है ये क्या करता है, इस वैल्यू को इसके करस्पॉन्डिंग, इस रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जो कोर्स आईडी है उसे नल रख लेगा. सो यू कैन सी दिस कोर्स आईडी इज नल. तो इन दोनों के लिए तो कोर्स आईडी मिल रही थी, बट मोजार्ट के नाम के जो इंस्ट्रक्टर थे इनके करस्पॉन्डिंग एक कोर्स आईडी मैच नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इंस्ट्रक्टर आईडी दूसरी टेबल में मैच नहीं होने से कोर्स आईडी नहीं मिल रही, तो आपने उसे नल कर दिया. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो नेचुरल जॉइन है इसमें पहली टेबल के सारे रिकॉर्ड्स प्रिजर्व हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट आउटर जॉइन. सो लेफ्ट आउटर जॉइन लेफ्ट साइड के सारे रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखता है, और करस्पॉन्डिंग जो जिन रिकॉर्ड्स का मैच नहीं मिला है उसमें राइट साइड के जो बचे कॉलम्स हैं, बचे हुए कॉलम्स, जैसे कोर्स आईडी बचा हुआ था जो आंसर में आने वाला है, उसके लिए वो नल सेट कर लेगा. ओके, सो दिस इज लेफ्ट आउटर जॉइन. राइट आउटर जॉइन जस्ट इसका अपोजिट करता है. राइट आउटर जॉइन क्या करता है, राइट साइड की जो रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व करता है. तो अगर आप देखें राइट आउटर जॉइन में ये जो रिकॉर्ड है इसमें आईडी है और कोर्स आईडी है, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्टर का नाम और डिपार्टमेंट नेम नहीं है. तो राइट आउटर जॉइन क्या करेगा, इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट की वैल्यू नल रख लेगा अपने पास और फिर रिकॉर्ड को बना लेगा, टेबल बना लेगा. सो यू सी राइट आउटर जॉइन. राइट आउटर जॉइन में क्या हो गया, ये जो इंस्ट्रक्टर था 76766, इसका मैच नहीं मिल रहा था इंस्ट्रक्टर टेबल में. तो इंस्ट्रक्टर मैच नहीं मिल रहा, इसलिए इंस्ट्रक्टर नेम नहीं मिलेगा आपको और डिपार्टमेंट नेम भी नहीं मिलेगा. तो इन दोनों को आपने नल रख लिया और आपने इस रिकॉर्ड को बचा लिया. सो अब आप देख रहे हैं इस राइट आउटर जॉइन में राइट साइड की टेबल के सारे रिकॉर्ड्स प्रिजर्व हैं. दैट मीन्स आप राइट साइड की टेबल की इन्फॉर्मेशन लॉस, यू आर नॉट गोइंग टू लूज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम राइट साइड. सिमिलरली लेफ्ट आउटर जॉन में लेफ्ट साइड के रिकॉर्ड रिलेशन की जो ना इन्फॉर्मेशन लूज नहीं हो रही है. ओके, नाउ समटाइम्स यू मे वांट कि कोई भी इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो, तो इसका जो अल्टरनेट है एक वो ऑपरेटर है वो आपका फुल आउटर जॉइन. देखिए राइट आउटर जॉइन में हम इस तरफ ये जो एरो ड्रॉ कर देते हैं, दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं. फुल आउटर जॉइन में आप देखेंगे दोनों साइड ये जो ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज द नोटेशन फॉर फुल आउटर जॉइन. फुल आउटर जॉइन क्या करता है, ये जो दोनों का एक तरीके से यूनियन करता है, एक तरीके से यू कैन सी दैट. ओके, सो ये क्या कर रहा है, आप देखेंगे जिनका मैच कर मिल गया है वो रिकॉर्ड्स तो है ही हैं, लेकिन जिन रिकॉर्ड्स का मैच नहीं करा, पहले टेबल के वो रिकॉर्ड्स जिनका मैच नहीं मिला सेकंड टेबल में, वो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है विद द सेम लॉजिक, क्योंकि कोर्स आईडी नहीं थी इस रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग, तो आपने नल रख लिया. सिमिलरली
जो राइट साइड का जो टेबल थी जिसमें बाई ये जो कोर्स था BIO 101 जिसे ये इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग नाम और डिपार्टमेंट नेम नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों नल कर लिए। सो नाउ यू कैन सी दैट कि नो इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट नाउ, दोनों रिलेशन में जो इन्फॉर्मेशन थी वो लॉस्ट नहीं हुई है। सो दिस इज योर फुल आउटर जॉइन ऑपरेशन। ठीक है, ये इनके मैथमेटिकल नोटेशन है, यू कैन गो थ्रू देम। ओके, नल वैल्यू के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द एक्सटेंडेड रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन। सो लेट मी इंट्रोड्यूस सम ऑपरेशंस, देन हम लोग कुछ क्वेश्चन, आई विल गिव यू सम एक्सरसाइजेस, सो यू कैन डू दोज एक्सरसाइज सो दैट आपको ऑपरेटर्स की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एंड देन फिर बाद में एग्रीगेशन और उन सब ऑपरेटर्स पर जाएंगे। ओके, हाँ हाँ, जॉइन में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जॉइन के डेफिनेशन में ही है कि वो डुप्लीकेट कॉलम्स को हटा देता है, एक ही बार कंसीडर करता है, मतलब तो जब आपका डुप्लीकेट कॉलम जो दोनों टेबल्स में था वो हट चुका है, तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक ही बार आने वाला है वो, तो यू कैन नाउ डू सेलेक्शन प्रोजेक्शन नॉर्मली विदाउट एनी कन्फ्यूजन, एंड कंडीशंस भी लगाना है तो आप भी विदाउट एनी कन्फ्यूजन आसानी से कंडीशंस लगा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सम मोर एक्सटेंडेड रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। सो एक्चुअली जो रिलेशनल अलजेब्रा है उसमें जो अभी तक हमने फंडामेंटल ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे, सो दोज ऑपरेटर्स हैव देयर ओन एक्सप्रेसिव पावर, बट स्टिल देयर आर सम सेट ऑफ क्वेरीज वी कैन नॉट एक्सप्रेस using those fundamental operators. So to overcome this this limitation of relational algebra, some further fundamental operators were also added जिन्हें हम extended relational algebra operations बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ये relational algebra की कैपेबिलिटी को या एक्सप्रेसिव पावर को इन्हांस करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी तक आप फंडामेंटल ऑपरेटर पढ़े आपने, उनसे आप क्या क्या काम नहीं कर सकते। जैसे सपोज यू आर टोल्ड कि इंस्ट्रक्टर टेबल में जो सैलरी स्टोर्ड है, अज्यूम कर लीजिए कि वो सैलरी जो है मंथली सैलरी है, नहीं है, सॉरी एनुअल सैलरी है, एज पर योर बुक्स कन्वेंशन जो हमने टेक्स्ट बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसमें, चूँकि वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी अमेरिका के ऑथर्स हैं उन्होंने लिखी हुई है, तो वहाँ पे उन्होंने जो सैलरी है वो अज्यूम की है उन्होंने कि वो डॉलर में है। दूसरा, वो जो सैलरी उन्होंने मेंशन की है कॉलम में, वो सैलरी रिप्रेजेंट करती है कि वो एनुअल है, नॉट द मंथली सैलरी। नाउ सपोज दैट कि आपसे पूछा जाए कि राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट द मंथली सैलरी ऑफ ईच ऑफ द इंस्ट्रक्टर, तो आपको जो सैलरी दी गई है वो एनुअल है और आपको पूछा गया है मंथली सैलरी, और आपसे केवल ऐसे इंस्ट्रक्टर के नाम पूछे गए और उनकी सैलरी बता दीजिए आप। तो नॉर्मल प्रोजेक्शन ऑपरेशन में आप चूँकि कोई भी ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो अभी तक हमने जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया कि आप कॉलम्स की लिस्टिंग कर सकते हैं कि जो जो कॉलम आपको चूज करने हैं वो आप बता दीजिए। सो यू कैन चूज द एनुअल सैलरी, बट आपको मंथली सैलरी निकालना हो तो आप नहीं निकाल सकते। सो आई मीन टू से दैट कि जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन है उसमें अगर हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी इस्तेमाल कर पाते या कोई फंक्शन इस्तेमाल कर पाते कॉलम्स के ऊपर, देन बेटर होता है ना। तो अगर सपोज दैट हमें पावर होता कि हम ऐसा लिखते, इफ ये क्वेरी को हम ऐसे सर्व, अगर हम ऐसा कर पाते तो इस क्वेरी को हम सर्व कर लेते, प्रोजेक्ट लेट्स से नेम कॉमा सैलरी डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना, और इंस्ट्रक्टर, है ना। अगर हम ऐसा कर पाते तो इससे क्या होता, आपकी ये क्वेरी सॉल्व हो जाती कि आपका इंस्ट्रक्टर का नाम और उसकी सैलरी आ जाती। यू गेट 2 कॉलम्स, एक में इंस्ट्रक्टर का नाम आ जाता है, यहाँ उनकी एनुअल सैलरी आ जाती है ना। तो ये कैपेबिलिटी आपके जो ओरिजिनल जो रिलेशनल अलजेब्रा था उसमें नहीं थी।
प्रोजेक्शन ऑपरेशन में। तो बाद में इसको एक्सटेंड किया गया और इसको इस ऑपरेशन को थोड़ा और पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं एफ। सो एक टेबल सपोज उसमें A1 A2 एंड सो ऑन कॉलम्स हैं या कोई भी कॉलम है, तो यू कैन अप्लाई सम फंक्शन F1 ऑन A1 और अनदर फंक्शन F1 ऑन इवन A1 पर या A2 पर, जो भी किसी कॉलम पर आपको लगाना है। सॉरी, लेट मी राइट F2 एंड लेट्स से टेबल नेम इज R. So F1 is some mathematical function that can be applied on this column. F2 is also function that can be applied on some column A2 of this table R. So I mean to say that कि हमें यहाँ पर ये जो हम सिंपली केवल कॉलम्स की लिस्टिंग कर रहे थे, यहाँ पर अकेला लिस्टिंग नहीं, हम इन कॉलम्स की वैल्यू पर कोई भी फंक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो उससे क्या होगा, वी कैन राइट मोर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेरीज जिनको हम पहले नहीं लिख सकते थे। ओके, सो इसीलिए रिलेशनल अलजेब्रा को बाद में एक्सटेंड किया गया और उसमें फिर कुछ ऑपरेटर्स ऐड किए गए। दोज ऑपरेशंस आर नाउन एज एक्सटेंडेड रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। ओके, सो वी विल सी सम ऑफ ऑपरेशंस। सो जिसमें से दो मेन ऑपरेशंस हैं, एक है आपका जनरलाइज्ड प्रोजेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, और दूसरे है एग्रीगेट फंक्शंस। सो एग्रीगेट फंक्शन का मतलब है जैसे आपको एग्रीगेशन करना हो। एग्रीगेशन का मतलब लेट्स से आपको एवरेज सैलरी पूछी जाए, आपसे कहा जाए कि इंस्ट्रक्टर्स टेबल में जो सैलरीज हैं, तो हर इंस्ट्रक्टर की सैलरी वहाँ मेंशन है, सो प्लीज़ गिव मी द एवरेज सैलरी ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स। तो अभी तक आपके पास फंडामेंटल ऑपरेटर से ये अगर काम करते हैं, आप कोशिश करते हैं ये क्वेरी को सॉल्व करने की, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेरी। ओके, सो जितनी भी एग्रीगेशन क्वेरीज हैं, लाइक आपको मिनिमम कॉलम की मिनिमम सैलरी चाहिए या मैक्सिमम मिनिमम तो आप निकाल लेते हैं ओबियसली, लेकिन एवरेज निकालना हो, टोटल सैलरी निकालना हो, यू कैन नॉट डू दैट। ओके, सो इसके लिए फिर बाद में एग्रीगेशन ऑपरेशन ऐड किए गए। इसके बाद आपसे मान लो कहा जाए कि मान लीजिए डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी बताइए या डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी या मैक्सिमम सैलरी बताइए, तो आप वो नहीं कर सकते। या रिकॉर्ड काउंट करिए टेबल में, so you cannot do the you cannot answer those queries using fundamental operators of relational algebra जो अभी हमने पढ़े थे। ओके, सो जो एक्सटेंडेड जो ऑपरेशंस हैं रिलेशनल अलजेब्रा के, these operations actually increase the power of expressive power of relational algebra. Okay, so let's see generalized projection. So this is the syntax of generalized projection. So now in generalized projection आप कॉलम्स की लिस्टिंग नहीं, आप F1 F2 M1 Fn यू कैन एक्सप्रेस दोज फंक्शंस। और ये जो फंक्शंस हैं दीज आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस एंड ओवर द कॉलम्स इन E. सो E is some relation or it is maybe an relational algebra operation expression. ओके, सो आपको मालूम है E हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि E से अल्टीमेटली कंप्यूटिंग करने के बाद आपको फाइनली एक रिलेशन मिलने वाला है जिसमें कुछ कॉलम्स होंगे, कुछ रिकॉर्ड्स होंगे। ओके, तो आप ये जो कॉलम्स हैं उन पर ये फंक्शंस F1 F2 एंड सो ऑन Fn लगा सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वन एग्जांपल। जो जैसे मैंने कहा कि आपको अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट जो टेबल है उसमें जो सैलरी दी गई है कॉलम में, ये एनुअल सैलरी है, तो आपको मंथली सैलरी अगर निकालने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, सीधा सैलरी डिवीजन बाय 12 कर देंगे, है ना। या आपको कहा जाए कि मान लीजिए इंस्ट्रक्टर्स को सैलरी पर बोनस मिल रहा है 10% का, तो वो 10% बोनस कितना बनेगा उनका सैलरी का, हर इंस्ट्रक्टर को कितना बोनस मिलेगा वो बताइए। तो आप सीधा नाम लिख इस क्वेरी को करेंगे प्रोजेक्ट नेम, देन लेट्स से डिपार्टमेंट भी आप दिखाना चाहते हो, डिपार्टमेंट नेम कॉमा सैलरी इनटू 0.1। सो जो भी 10% वैल्यू आएगी वो आपकी डिस्प्ले होगी, है ना। ओके, सो एग्रीगेशन ऑफ ऑपरेटर आज स्टार्ट नहीं करेंगे। सो लेट्स डू सम क्वेरीज सो दैट अभी तक हमने जो पढ़ा है हम उसे समराइज कर पाएँ। लेट्स डू सम क्वेरीज। ओके, so I am going to write some queries for you.
तो अभी हम इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट टेबल पर ही ज़्यादा क्वेरी करने की कोशिश करेंगे, देन वी विल ऐड सम मोर रिलेशंस जिन पर हम क्वेरी करेंगे. सो लेट्स से यू आर टोल्ड फाइंड all the instructors name department name comma budget of their departments whose office is in, लेट्स से हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, साइंस बिल्डिंग. ठीक है, बिल्डिंग का नाम साइंस बिल्डिंग ही है. वैसे तो आई थिंक क्या आर्यभट्ट नाम है, आर्यभट्ट बिल्डिंग है, बट लेट्स डू साइंस बिल्डिंग. नाउ कैन यू सजेस्ट मी हाउ कैन वी आंसर दिस क्वेरी? ओबियसली सबसे पहला तो पॉइंट है कि ये टेबल, ये जो क्वेरी है, इट रिक्वायर्स 2 टेबल्स दैट हुज इंफॉर्मेशन शुड बी मर्ज. कौन कौन सी वो टेबल हैं? ओबियसली इंस्ट्रक्टर एंड डिपार्टमेंट. हाँ, इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट. ओके, तो अब हम नेचुरल जॉइन ऑपरेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं. ओके, आपको मालूम है कि हम नेचुरल जॉइन भी नहीं करेंगे, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करके फिर सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो उससे क्वेरी थोड़ी लेंदी होती है. सो लेट मी राइट नेचुरल जॉइन डायरेक्टली, है ना. सो इंस्ट्रक्टर नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट. ठीक है. नाउ और क्या करना है बताइए ज़रा. ये तो हो गया नेचुरल जॉइन, इससे दोनों टेबल्स की इंफॉर्मेशन कंबाइंड हो गई. व्हाट आई नीड, डू आई रिक्वायर टू पुट एनी सिलेक्शन कंडीशन ओवर द आउटपुट ऑफ नेचुरल जॉइन? ठीक है, हमें सिलेक्शन कौन से रिकॉर्ड्स का करना है? हमें केवल उन्हीं इंस्ट्रक्टर्स के रिकॉर्ड्स चाहिए जो साइंस बिल्डिंग में जिनका ऑफिस है, दैट मीन्स हु सिट्स इन साइंस बिल्डिंग. सो दैट मीन्स उनकी बिल्डिंग का नाम जो है क्या होना चाहिए? साइंस बिल्डिंग. तो हमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगी सिलेक्शन की. सिलेक्शन कॉलम जो है, कॉलम का नाम है बिल्डिंग इक्वल टू, ठीक है, साइंस बिल्डिंग, है ना. तो इससे क्या होगा, आपके उन इंस्ट्रक्टर्स के ये इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी? आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी, देन बिल्डिंग नेम, सॉरी बिल्डिंग कॉलम का नाम, एंड बजट. ये सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं. अब आपको जो कॉलम पूछे गए हैं सेलेक्ट करने के लिए, वो आप प्रोजेक्शन में स्पेसिफाई कर दीजिए, है ना. इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और अब ये पूरा प्रोजेक्शन इस पर लगा दीजिए. तो प्रोजेक्शन में आपको क्या क्या कॉलम्स चाहिए? नेम चाहिए, सो यू कैन राइट नेम हियर. देन डिपार्टमेंट नेम चाहिए, सो डिपार्टमेंट नेम कॉमा विच बजट. ओके. अच्छा, अब अगली क्वेरी आप करिए. आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेरी. फाइंड all those instructors name comma building and comma budget whose
department runs in, let's say, Chanakya, CHANA, Chanakya building, or their department's budget is greater than let's say 10 lakh रुपीज, KHS है ना, लाख, LAKHS, कितना लाख को क्या लिखते हैं, LACS और KHS। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ब्रिटिश और हम US इंग्लिश को मिक्स करते रहते हैं, इसलिए 10 लाख रुपीज। जरा आंसर तो करो इस क्वेरी को। बिल्डिंग एंड, ठीक है। सो दिस इज द क्वेरी, उसका आंसर है आपकी क्वेरी का, ठीक है। सो बाकी की क्वेरीज मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पर दूंगा। एक क्वेरी मैं और आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, तो मैंने कब कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कर सकते। नेचुरल जॉइन जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कर ही सकते हैं। ओबियसली हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही करते हैं, नेचुरल जॉइन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही परफॉर्म कर रहा है एक तरीके से, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपके लिए कर रहा है। हमने ऑपरेटर अज्यूम कर लिया, सो इट इज डूइंग ऑटोमेटिकली, ठीक है। ओके, सो नाउ अभी हमें रीनेम ऑपरेशन जो है ना वो डिस्कस तो कर लिया था, लेकिन उसके एग्जांपल्स डिस्कस नहीं किए थे, है ना, रीनेम ऑपरेशन। तो नाउ वी विल सी वन एप्लीकेशन ऑफ रीनेम ऑपरेशन। Now suppose that you are told to find the maximum salary that is given to any instructor। अब आपको इंस्ट्रक्टर टेबल जो है उसमें कहा गया कि आप किस इंस्ट्रक्टर की मैक्सिमम सैलरी है। सो नाम नहीं पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी दैट इज गिवन टू एनी इंस्ट्रक्टर, ठीक है। नाउ जब मैक्सिमम सैलरी दी गई है तो नाउ लेट मी ड्रॉ एन इंस्ट्रक्टर टेबल। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, देन हम क्वेरी लिखेंगे। आई वांट टू एक्सप्लेन सम लॉजिक। सो मैं कुछ कॉलम्स में डमी वैल्यू रखने वाला हूँ। ये आपकी आईडी है, ये इंस्ट्रक्टर का नाम है, ये DPT नेम है, ठीक है, और ये सैलरी कॉलम है। ID 1, नेम X, डिपार्टमेंट नेम लेट्स से CS, सैलरी 1000। मैं छोटी छोटी वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 लेट्स से पर्सन नेम Y, डिपार्टमेंट नेम फिजिक्स, एंड लेट्स से सैलरी है 2000। 3 लेट्स से पर्सन नेम Z और डिपार्टमेंट नेम लेट्स से मैथ, एंड सैलरी है 5000। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि इसमें हाईएस्ट सैलरी बताइए, तो आप तुरंत देख करके बता देंगे कि दिस इज 5000 इज द हाईएस्ट सैलरी। लेकिन यही काम आपको रिलेशनल अलजेब्रा से करना हो तो कैसे करेंगे। नाउ रिलेशनल अलजेब्रा में अब आपको ओबियसली जब आपको सैलरीज में से हाईएस्ट सैलरी बताना होगी तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, है ना। बिना कंपैरिजन के तो आप नहीं बता पाएंगे। यहाँ भी आपने जब 5000 बोला तो कंपैरिजन नहीं किया है, आपके ब्रेन ने, आपको नहीं पता चला कि हमने कंपैरिजन किया है। मे बी आपने नहीं इमेजिन किया हो कि हमने कंपैरिजन करके ही बोला है, बट आपके ब्रेन ने ये वैल्यूज को कंपेयर किया और फिर देखा कि ये हाईएस्ट है, इसलिए तुरंत 5000 आपने बोल दिया। ओके, तो आपने विद इन अ मोमेंट, विद इन सेकेंड्स
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स एक्चुअली आंसर बता दिया, लेकिन आपके ब्रेन ने उसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशंस किए होंगे, इनको आपस में कंपेयर किया होगा, तभी आप इस डिसीजन पर पहुंचे, है ना। जैसे अगर मैं पूछूं, मैं कहूँ एक वेरिएबल x है, एक y है और एक z है, आई डिड नॉट टेल यू, आई डोंट टेल यू द वैल्यू, अब आप बताइए विच वन इज द मैक्सिमम, विच वन इज द मिनिमम। ये वेरिएबल्स हैं, दीज 3 वेरिएबल्स आर देयर, दीज आर इंटीजर वेरिएबल्स, कैन यू टेल मी विच वन इज मैक्सिमम? नहीं, जब क्योंकि आपको वैल्यूज ही नहीं पता है। तो यहाँ आपको वैल्यूज पता थी, आपके ब्रेन ने तुरंत कंपैरिजन किया एंड देन आपने बता दिया कि 5000 है। सो आपको अगर मैक्सिमम सैलरी बताना है तो आपको इन सैलरीज का आपस में कंपैरिजन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब आप ये क्वेरी आंसर करने की कोशिश करेंगे, देन यू नो दैट कि जब हम सिंगल टेबल लेते हैं तो हम उसमें कॉलम की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं है। देयर इज नो ऑपरेटर दैट अलाउ यू टू कंपेयर द वैल्यूज विद इन ए कॉलम। जो फंडामेंटल ऑपरेटर्स आपने अभी तक पढ़े, रीनेम को छोड़ दीजिए, रीनेम वो आपको हेल्प करता है उसमें। सो अज्यूम दैट रीनेम का ऑपरेशन आप नहीं जानते हैं, या अभी मैंने आपको बताया भी नहीं है, तो हो सकता है आप रीनेम के बारे में ऐसा सोचे भी नहीं। ओके, सो देयर इज नो वे कि आप एक ही टेबल की रिकॉर्ड्स को आपस में कंपैरिजन करा लें। सो इसके लिए एक हमारे पास अल्टरनेट वे है, ठीक है, हम कर सकते हैं फंडामेंटल ऑपरेटर से, फंडामेंटल ऑपरेटर की मदद से ही करेंगे इस क्वेरी को आंसर। सो नाउ व्हाट वी विल डू, इफ कैन बी डू लाइक दैट कि हम इसी टेबल की एक कॉपी बना लें, आईडी, नेम, DPT अंडरस्कोर नेम, मैं पूरा कॉलम नेम नहीं लिख रहा हूँ, सैलरी, एंड एग्जैक्टली सेम रिकॉर्ड्स हैं, X CS 1000, 2 Y PHY 2000, 3 Z मैथ एंड 5000। ओके, एंड लेट्स कॉल इट दिस टेबल, ये तो आपकी इंस्ट्रक्टर टेबल है, एंड वी कैन कॉल इट लेट्स से D। इस टेबल को हमने D नाम से रेफर कर लिया। तो अगर आपके पास अब ये 2 टेबल्स हैं तो आप इनको कंपैरिजन कर सकते हो। कैसे कंपेयर कर सकते हो? दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो और फिर सिलेक्शन प्रेडिकेट लगा दो, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है तो क्या होता है, फिर आपस में आप 2 अलग अलग कॉलम को कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप नेम को डिपार्टमेंट नेम से कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन खुद को खुद से कंपेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप कर सकते हो। अब आप इस सैलरी कॉलम को इस सैलरी कॉलम से कंपैरिजन कर सकते हो, है ना। तो अब कैसे करेंगे ये काम? ये काम हमें अब ऑब्वियसली हमें ये चाहिए होगा कि हम डी को जो है एक इंस्ट्रक्टर टेबल का एक और अल्टरनेट कॉपी बना लें, या ये कहिए हम एक रेफरेंस बना लें, और फिर आपस में हम दोनों का नेचुरल जॉइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अब थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, मान लीजिए कि इंस्ट्रक्टर और डी 2 अलग अलग टेबल हैं, हम इसका आसानी से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, है ना। अब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कैन यू टेल मी क्या आउटपुट आएगा? आईडी, नेम, ठीक है, इसमें सब में इंस्ट्रक्टर्स प्रीफिक्स लगेगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, इंस्ट्रक्टर को INST शॉर्ट में लेके देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए। ओके, ये डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट, एंड देन इंस्ट्रक्टर डॉट सैलरी। ओके, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो यही तो होगा ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है? डुप्लीकेट कॉलम्स को नहीं हटाता है ना। और यहाँ क्या आएगा? D डॉट ID, D डॉट नेम एंड D डॉट DPT अंडरस्कोर नेम एंड D डॉट सैलरी, है ना। अब आप देखिए, कॉम्बिनेशंस बनाइए, 1X CS 1000, देन 1X CS 1000, है ना। सिमिलरली 1 का इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, 1X CS 1000, यहाँ 2Y PHY 2000, है ना। 1
एक्स सी एस 1000, 3 जेड मैथ 5000। ओके, सो इस तरीके से आप देखेंगे तो हाउ मेनी टोटल रिकॉर्ड्स यू विल गेट 9, है ना। तो जैसे 2 के भी कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको, 2 वाई पी एच वाई 2000, देन 2 वाई पी एच वाई 2000, सॉरी मैंने इसका पहले कॉम्बिनेशन बना दिया। ओके, देन 2 वाई पी एच वाई 2000, देन 1 पहले वाले के साथ कॉम्बिनेशन एक्स सी एस 1000, है ना। देन 2 वाई पी एच वाई 2000, यहाँ आएगा 3 जेड मैथ 5000, है ना। बाकी 3 और मैं नहीं बना रहा हूँ। सो आई कैन डू दिस वन। सो ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए, लेट मी राइट दिस क्वेरी इन पार्ट बाई पार्ट। सो इंस्ट्रक्टर, अच्छा इंस्ट्रक्टर टेबल को मुझे रीनेमिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा, रो और डी और इंस्ट्रक्टर, ठीक है। इससे क्या हो गया, इंस्ट्रक्टर टेबल और एक दूसरी इंस्ट्रक्टर टेबल की कॉपी है, उसका नाम डी है। तो अब 2 टेबल है मेरे पास और मैंने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, तो इससे आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो अभी मैंने आंसर आपको लिखा है इतना करने से। यस और नो, ठीक है। नाउ अब मुझे एक्चुअली सिलेक्शन करना है, सो आई एम लेट मी राइट द सिलेक्शन कंडीशन, देन आप मुझे बताइएगा क्या होगा। इंस्ट्रक्टर डॉट सैलरी लेस देन डी डॉट सैलरी। अच्छा, इस सिलेक्शन से जरा मुझे बताओ क्या मिलेगा आपको, और मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वेरी को आसान बनाने के लिए आई एम मेकिंग दिस रिलेशन एस। सो एस में क्या आउटपुट मिलने वाला है आपको, और मैं इसमें सिलेक्शन में प्रोजेक्ट केवल सैलरी कॉलम को चूज कर रहा हूँ, और लेट्स से लेट मी राइट सिलेक्शन हियर, ठीक है। प्रोजेक्शन छूट गया है मुझसे, प्रोजेक्शन और इंस्ट्रक्टर डॉट सैलरी, एक ही कॉलम चूज कर रहा हूँ मैं, डॉट सैलरी, ठीक है। सो आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा मुझे करने से क्या मिलने वाला है एस में। कौन कौन सी सैलरी की वैल्यू मिलेंगी। अच्छा चलिए, नहीं समझ में आ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कंडीशन चेक करते जाते हैं। देखिए ये कंडीशन जब ये तो हो गया आपका, अब सिलेक्शन ऑपरेटर क्या करता है, ये कंडीशन को हर रिकॉर्ड के लिए टेस्ट करेगा। तो पहले रिकॉर्ड के लिए इस कंडीशन को जरा टेस्ट करके देखिए, इंस्ट्रक्टर डॉट सैलरी लेस देन डी डॉट सैलरी है क्या, इंस्ट्रक्टर डॉट सैलरी 1000, डी डॉट सैलरी 1000 है, नहीं है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड सिलेक्शन नहीं होगा इसका। देन इसमें देखिए 1000 और यहाँ 2000 स्मॉलर है, यस और नो। तो इंस्ट्रक्टर की सैलरी जो ना हम चूज कर लेंगे, दैट मीन्स हमने आंसर में सैलरी सेलेक्ट कर ली 1000, ठीक है। ये सैलरी कॉलम है, ठीक है। आर ये एस टेबल बन रही है आपकी, इसमें सैलरी कॉलम है, एक ही कॉलम मिलेगा क्योंकि मैंने प्रोजेक्शन एक ही पर लगाया है। 1000 आपका आंसर में आ गया। नाउ आपका 1000 यहाँ भी सेलेक्ट हो जाएगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 5000 से छोटा है इसलिए, तो 2 बार आएगा। लेकिन आपको मालूम है ये आंसर जो आता है आपका वो सेट होता है, तो एक ही बार हम उसे लेंगे। नाउ सी दिस वन, 2000 लेस देन 2000 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो ये रिकॉर्ड में कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देन 2000 लेस देन 1000 फॉल्स, ये भी रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं होगा। 2000 लेस देन 5000 यस, तो ये पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा।
लेकिन पूरा रिकॉर्ड सिलेक्शन नहीं सेलेक्ट किया, हम प्रोजेक्शन में केवल सैलरी चूज कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर की, तो 2000 आ गया। सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। 5000 आप देखेंगे 5000 से लेस नहीं होता है कहीं भी, तो 5000 का जब 5000 से कंपेरिजन होगा तो किसी भी केस में 5000 आंसर में नहीं आने वाला है इस टेबल के। दैट मीन्स ये जो क्वेरी मैंने लिखी है, ये एस में जो आउटपुट आने वाला है, ये सैलरी मैक्सिमम को छोड़ करके सारी सैलरी आ गई है आपके आंसर में, ठीक है। दैट मीन्स मैक्सिमम सैलरी नहीं आई है, बाकी सारी सैलरीज आपके एस रिलेशन में आ चुकी हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली मैक्सिमम निकालना है, और मैक्सिमम मेरे पास आंसर में आई नहीं है। अब मैं एक रिलेशन और बनाता हूँ, सी दिस वन। यहाँ पे आप देखिए ये ऑपरेटर का कितना यूजफुल है। आप चाहें तो इसे सिंगल क्वेरी में लिख सकते थे, लेकिन मैंने पीस में लिखा है आपको। सो कैन आई डू दैट लाइक दैट? सॉरी, I just need to write projection and salary और instructor। और लेट्स से आप चाहें तो इसे R लिख सकते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस रिलेशन, इसे आप R में कॉपी कर सकते हैं। इसमें क्या मिलने वाला है, सारी सैलरी ये वाली 1000 भी, 2000 भी, 5000 भी। लेकिन अगर मैं इसमें से S को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपको क्या मिलेगा आंसर में, एक रिलेशन R। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज इन R? सेट डिफरेंस आप निकाल रहे हो ना, तो ये एक सेट है जिसमें 3 वैल्यू है। इस सेट का आंसर क्या है, 1000, 2000 एंड 5000, ठीक है, क्योंकि आपका रिलेशन सेट होता है। ये भी एक सेट है, इसमें क्या वैल्यूज हैं, सो आर में क्या बच के आएगा फाइनली, मतलब मैक्सिमम सैलरी निकल गई, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम सैलरी। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गई होगी तो आपके लिए एक होमवर्क है, फाइंड द मिनिमम सैलरी। फॉर एनी इंस्ट्रक्टर। ये एक आपके लिए होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है, आपके बुक के पीछे एक्सरसाइज में कुछ क्वेरीज दी गई हैं, सो उनको करना है, आंसर करना है। आंसर द क्वेरीज इन द एक्सरसाइज, सॉरी एक्सरसाइज एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक। जितनी आप आंसर कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स हो सकता है मैंने कवर नहीं किए हो तो आप वो ना कर पाएँ, खासकर एग्रीगेशन आप नहीं कर पाएंगे, और एक डिवीजन ऑपरेटर है उसकी क्वेरी नहीं कर पाएंगे। बाकी आप जितनी क्वेरी कर सकते हैं सबको करिए, ठीक है। तो ये 2 आपके लिए होमवर्क हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और एग्जाम्पल्स दूंगा। और ये तो अभी हमने मिनिमम सैलरी निकाली है, फिर हम सेकंड मिनिमम और सेकंड मैक्सिमम भी निकालेंगे, ओके। सो ये आपके लिए होमवर्क है, आप वर्क करिए इस पर, देन वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास, ओके।